हेलो ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीजीबी मेंटोर्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही है एंड योर लाइफ इज गोइंग वेरी ब्यूटीफुल and good. My name is Sonika Seni. So today we are going to discuss a different kind of video, that is my learning and experiences. And basically I will share my journey and what you can learn from my mistakes, and आपको कौन सी mistakes है जो आपको नहीं दोहरानी है while in your journey. As the thumbnail suggests that I have written 4 NABARD mains and 1 interview. My students already know it, but yes, थोड़ा सा I will जस्ट लेट यू नो कि कब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एंड क्या क्या मैंने चीज़ें उसमें लाइक क्या हुआ था, एंड देन आई विल शेयर माय पर्सनल स्टोरी एज वेल। एंड फिर हम हमारा जो 2025 का जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको मेरे मार्क्स दिखाऊंगी एंड व्हाट कैन वी डिड्यूस फ्रॉम इट, एंड आपको क्या करना है लास्ट में हम वो करेंगे। ऑब्वियसली हमारा मेजोरिटी ऑफ द फोकस वही रहेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लेट यू नो दैट चल क्यों नहीं रहा है दैट प्रीलिम्स आई हैव ऑलवेज क्लियर्ड प्रीलिम्स, ठीक है। तो अब देखो, जब अगर मैं आपको कोई चीज बोल रही हूँ दैट आई ऑलवेज क्लियर प्रीलिम्स, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट कि ऐसा क्या हुआ मैम हर बार ही प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर लिया। तो थोड़ा सा वी विल डिस्कस अबाउट दैट बाद में जब हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी अभी मैं आई एम टेलिंग यू अबाउट मी दैट आई हैव रिटन 4 मेंस। आउट ऑफ दैट 4 मेंस, राइट, फॉर द थर्ड मेंस, right, that is 2024, right, I was able to clear and I was in the interview, somehow didn't clear the interview. And fourth means I wrote the fourth means and I was not able to clear it. That means for the year 2025 कितने मार्क्स से नहीं हुआ है वो अभी आपको मैं दिखा दूंगी, ठीक है। तो यस, फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स। नाउ ऐसा नहीं है कि जब मैंने फर्स्ट एंड सेकंड मेंस जब लिखा था तो मेरे मार्क्स का जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा था, ठीक है। इट वाज अराउंड 3 पॉइंट समथिंग 3 मार्क्स एंड इट वाज अराउंड 1.25 मार्क, ऐसा कुछ था। जब मैंने सेकंड मेंस आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट, इट वाज जस्ट 1.25 मार्क्स। तो जब आपके मेंस में इतने कम मार्जिन रहते हैं, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि दैट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट एंड आई कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन। जब आप बहुत मार्जिन से लेते हो, लेट्स से 15 मार्क्स 20 मार्क्स, एंड यू थिंक इज इट माय कप ऑफ टी, तो थोड़ा सा ये हो गया। थर्ड means I was clear and I was in the interview, and fourth means 2025 for which I will show you the marks. So this was a little background. I don't want to brag anything more than that this now. I will just tell you that what should you learn from this, okay, from all these experiences. Let's start our video. So this is the marks जो obviously कल ही release हुए हैं for the year 2025. Now you see that total marks कहाँ है इसमें? हाँ, वो रहे। So this is the reasoning. रीजनिंग का कुछ एक कट ऑफ गया था, 7 मार्क्स आए हुए हैं। इंग्लिश का कट ऑफ 6 कुछ गया हुआ है, 18 मार्क्स आए हुए हैं। कंप्यूटर का अगेन इट वाज 1, 10 मार्क्स। क्वांट का 1 था, 4 मार्क्स। डीएम का 1 समथिंग था, 6.75। जनरल अवेयरनेस 8.25। एएसआई 22.5 आउट ऑफ 40 एंड 24 आउट ऑफ 40, एंड द टोटल कट ऑफ बेसिकली 54.75, जो कुछ जनरल का कुछ इतना ही गया हुआ है, यूआर का 54, ठीक है। सो नाउ see, if you see the non-merit sections, so I obviously हमने कट ऑफ पे ऑलरेडी बात कर ली है। We have told you कि क्या क्या strategies होनी चाहिए for all those qualifying sections. What shall be ignored? What can be done after phase 1? What can be done right now? अगर अभी आपको किसी चीज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो अभी आप उस चीज की तैयारी कीजिए। कौन सा जो है आप phase 1 के बाद नहीं, I'm sorry, after the notification. I said it wrong. What are those topics? What are those subjects which you can do after the release of notification? And what are those subjects which you shall do before the notification? ठीक है, तो इसका हमने प्रीवियस वीडियो जो है वो करा है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, वो आप उस सब में देख लेना, ठीक है। और देख सकते हैं आप मार्क्स यहाँ पे कि कोई ज्यादा, चलो एक सेकेंड। So this is for the mains, right? So I've scored 67 marks in English, which is a good score, ठीक है। आपका इंग्लिश में जो है एवरेज स्कोर माना जाता है 60। अगर आपके 60 आ रहे हैं, that means you are somewhere around the average students who are going to clear the cutoff. So 67 is somewhere the good marks in English. Then objective is 26, which I believe is not as good because I think when on the basis of my experiences, मुझे personally ऐसा feel होता है कि at least you should
get 30 marks if you really want to clear the cutoff. 30 marks आपको टारगेट करने ही चाहिए फॉर द ऑब्जेक्टिव. देयर आर एस्पिरेंट्स जो टॉपर्स होते हैं उनके 33-34 मार्क्स भी आते हैं. ठीक है, अगेन डिस्क्रिप्टिव 35 इज अ गुड स्कोर. ठीक है, अशोक सर ने तो बोला है गुड स्कोर है, बट मेरे लिए 35 इज नॉट अ गुड स्कोर बिकॉज आई विल टेल यू इन माई पर्सनल जर्नी इन माई फर्स्ट मीन्स आई गॉट 43 मार्क्स इन दिस डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, बट 35 जो है वो अच्छे मार्क्स, आइडियली 35 अच्छे मार्क्स माने जाते हैं. इनफैक्ट मोर देन 32 और 30, 32, 33 दीज आर गुड मार्क्स. तो टोटल जो हमारा है 128 है और मेरा जो कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ थी दैट वाज 131. सो अप्रॉक्सीमेटली जो भी है आपके 3 मार्क्स से जो है आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द मेंस, बट ठीक है जो भी है. तो चलिए हमें ये नहीं डिस्कस करना है, हमें ये डिस्कस करना है कि अब हमें क्या करना है चाहिए. सी, वर्क ऑन योर वीकनेसेस. आपको कॉन्स्टेंट यू शुड इन अ हसल कि आपको अपने वीकनेसेस पे क्या करना है, काम करना है. अब देखो वीकनेसेस क्या है, हर एक का वीकनेस अलग होगा. ठीक है, समटाइम्स सी मुझे मेरी स्ट्रेंथ्स पता थी. ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ्स ही डिस्क्रिप्टिव. अब आप मार्क्स में भी देख सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव ही है. ठीक है, इन विच आई एम गेटिंग 67 एंड ऑन एन एवरेज मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ. इन माय फर्स्ट मेंस आई गॉट 43. ठीक है, इन माय सेकंड मेंस इन ARD and ESI descriptive. In my second mains, I got, I think it was 40. It was 40. In my third mains, I got 38 और अब वो आ गए आपके 35. So, अब there can be many reasons to it. The reasons can be the artificial intelligence. क्या पता artificial intelligence चेक कर रही है पेपर, तो एक एवरेज जो है उसको लेट से 30 दे रही है, थोड़ा सा अबव लिखा है तो 32, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लिखा है तो 45 भी दे सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी बिकॉज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है, जो बार है वो बढ़ रहा है. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि नाउ द क्वेश्चंस आर दे आर आस्किंग, दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर डायनेमिक इन नेचर. कि आपको क्या लगता है और एनालाइज आउट और थिंक इट, थोड़ा सा डायनेमिक होता है कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग इंडिया, द IMF एंड वर्ल्ड बैंक एंड ऑल ऑफ दैट. पहले स्टैटिक होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे वुड आस्क डायरेक्टली ऑन द स्कीम, बट आई गिव माई 100%. नाउ सो माई स्ट्रेंथ वॉज, लेट्स से आई एम गेटिंग इन द रेंज ऑफ 35 to 50. ये आ गई आपकी स्ट्रेंथ. सो सबसे पहले यू नीड टू चॉक डाउन दैट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. इज इट डिस्क्रिप्टिव, इज इट ऑब्जेक्टिव? आपको वो चॉक डाउन करना है सो दैट यू वर्क. आपको उस पे इतना कंसिस्टेंटली काम करना है कि वो जो स्ट्रेंथ है आपकी वीकनेस ना बन जाए. क्योंकि व्हेन यू स्टॉप वर्किंग समथिंग ऑन योर स्ट्रेंथ इट कैन बिकम अ वीकनेस, और वीकनेस या फिर वो आपका एवरेज बन जाएगा. तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है. आई ऑलवेज न्यू दैट कि 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा. आई ऑलवेज न्यू दैट दिस इज माई लाइक गुड टू गो एंड मुझे इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और मैंने की भी. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका ये हो गया. कहाँ पे? मेक योर स्ट्रेंथ्स मोर स्ट्रॉन्गर. नाउ वर्क ऑन वीकनेसेस. ठीक है, अब कमिंग टू द माई मिस्टेक्स एंड माई वीकनेस वॉज ऑब्जेक्टिव. ठीक है, a student asked me also in a paid course that ma'am what do you think, what was your weakness? I told that maybe I could do better in the objective. ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आई कुड डू बेटर बिकॉज ऑब्जेक्टिव में जो एक तो ऑब्जेक्टिव जो है काफी स्कोरिंग होता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव जो है वो बायस नहीं होता है. ठीक है तो ठीक है, गलत है तो ठीक है. अनलाइक डिस्क्रिप्टिव कि कभी आपके 43 आ रहे हैं, कभी आपके 35 आ रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली एनीथिंग व्हिच इज मार्क्ड करेक्ट वुड बी करेक्ट ओनली. देयर इज नो बायसनेस, बी इट अ पर्सन बायसनेस, बी इट अ AI बायसनेस, हाउएवर इट इज. सो एंड जो डिस्क्रिप्टिव होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि या तो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं या आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जो कट ऑफ है वो कहाँ जाएगी, इस रेंज में. यानी कि इफ जो भी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे कट ऑफ जाएगी. ठीक है, वहां पे कट ऑफ जाएगी क्योंकि इस रेंज में आपके स्टूडेंट्स को सिलेक्शन होगा. इट मीन्स कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा चीज है जो अगर आपने एवरेज भी कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा लेट्स से इन द रेंज ऑफ 30 to 35, दैट मीन्स यू आर इन द कॉम्पिटिशन. बट ऑब्जेक्टिव ऐसा है, अगर आपके बहुत सारे कम मार्क्स आ गए या यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, अगर आपके बहुत ज्यादा आ गए यू कैन क्लियर द इंटरव्यू इजिली. सो दैट इज वाई यू नीड टू वर्क ऑन ऑब्जेक्टिव अच्छे से. अच्छा जी, एक तो ये पॉइंट हो गया. ठीक है, नाउ क्वेश्चन, अब ये आपकी वीकनेस है यानी कि ये मेरी वीकनेस है. अब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वीकनेस डिस्क्रिप्टिव है या ऑब्जेक्टिव है. अब इस दोनों पे बात करते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक ऑन बोथ द थिंग्स. लेट्स से योर ऑब्जेक्टिव इज वीक. तो अब मैम क्या करना चाहिए अगर मेरा ऑब्जेक्टिव वीक है? देखो, कई बार क्या होता है, हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं बट वी डोंट डू स्मार्ट वर्क. We do hard work, we do smart work. What is hard work? You did all the chapters. You crammed all the facts. You made a lot of notes, but you didn't revise it properly. That means you are not working it smart. जो चैप्टर आपने आज किया है आप उसको 10 दिन बाद रिवाइज कर रहे हो, वो सेंस नहीं बनती है. Whatever you are doing it right now, within 2 days it shall be your ritual.
सुबह उठ के नहाना खाना इस जैसे रिचुअल होता है ना, अगर आपने आज कोई चीज की है विद इन 2 days, वैसे तो 1 day होता है, 24 hours होता है, व्हाई एम आई सेइंग 2 days, बिकॉज यू आर डूइंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स, सम पीपल आर डूइंग मल्टीपल एग्जाम्स, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट, some are working experience, so it becomes difficult to revise next day. So within 2 to 3 days you should be able to revise it. एंड मतलब आपका सबसे पहला रिचुअल ही ये होना चाहिए, जब आप पढ़ाई करते हो तो नई चीज ना लेकर पुरानी चीज करो, आपका माइंड फ्रेश होता है, जो भी आपने पढ़ा है आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करेंगे, आपका हाफ ऑफ द टाइम रिविजन पे डिवोट होना चाहिए। लोगों को लगता है हाफ ऑफ द टाइम, ऐसे कैसे होता है, ऐसे ही होता है, इफ नॉट हाफ, 40 to 40-50% of your time shall be devoted to your revision, and my first thing shall be the revision only. मैं सुबह उठती थी या जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो मैं नई चीज नहीं उठाती थी, I used to pick the रिविजन थिंग कि कल मैंने क्या पढ़ा है, क्या मुझे वो आता है, तो रिविजन इज द की फॉर द ऑब्जेक्टिव, रिविजन इज द की। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरी चीज, इस बार ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। इस बार ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ था, देयर वर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट schemes replaced ARD static questions, right? Government schemes replaced ARD static questions. Usually ARD static क्या होता है, 15 से 20 मार्क्स का आ जाता है, बट दिस टाइम ARD static was of only 8 marks. It means गवर्नमेंट स्कीम सबसे ज्यादा पूछी गई है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम्स इग्नोर मत करना, मत करना, मत करना। हेल लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स वर आस्क्ड। सेकंड दो थिंग यहाँ पे नोटिस करने को मिली, दैट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट और विद द स्टैटिक कॉन्सेप्ट दे आर डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑल्सो। मैम व्हाट इज दैट? सी फॉर एग्जाम्पल कोई भी गवर्नमेंट स्कीम उठा लो, है ना, उसको रिलेट कर दो PIB से। अगर आप RBI के एस्पिरेंट हो, आपको पता होगा, आई मेड गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस दिस टाइम with mix of the dynamic concept also. For example, अगर जल जीवन मिशन है, ठीक है, so I will add the जल जीवन मिशन में that कितने crores, like what is the target, 12 crore something हमारे जो हो चुके हैं, 82% हमारे रूरल एरियाज है या जिस तरीके से, तो उसमें जो है PIB को करंट अफेयर्स को ऐड कर दिया विद द स्टैटिक कॉन्सेप्ट, एंड this was witnessed in this also. And third thing is PIB के क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए थे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करना है बाय डूइंग गवर्नमेंट स्कीम्स। अब देखो कई बार क्या होता है, यू डू, ठीक है, आपने मान लो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सारी पढ़ाई कर ली, ठीक है, बट आपके नोट्स बन गए बल्कि। अब आपको ये कोशिश करनी है कि चलो मैंने एक बार तो बल्कि नोट्स बना ली, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट रीडिंग, लेट्स सी सेकंड रीडिंग, फॉर द एग्जाम टाइम उस बल्कि नोट्स को आप शॉर्टन करेंगे, क्योंकि उस बल्कि नोट्स में लेट्स से आपको 40-50% याद है, 60% चीजें लेट्स से यू आर नॉट एबल टू, लाइक आपको रिकॉल करने की जरूरत है, उन बल्कि नोट्स को यू कैन लिख के याद कर सकते हो, या फिर उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप इसी में से ही फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 नोट्स होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि लेट्स राइट अगेन, और मे बी लेट्स से ये मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, तो मैं ऐसे 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 पेंसिल से ऐसे कर देती थी कि सोनिका फॉर द लास्ट मिनट यू डोंट हैव टू पुट टाइम टू दिस, राइट, बिकॉज आई नो इट, लेट्स डू दिस। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। अब दूसरा क्या होता है, एक स्मार्ट वर्क जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जामिनेशन में काम आता है, ना कि प्रिपरेशन में, और वो होता है अटेम्प्टिंग द पेपर। ठीक है, कई बार बहुत सारे बच्चे बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट अटेम्प्टिंग द पेपर में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है, और वो मुझसे भी होती है ना। अटेम्प्टिंग द पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल ओवर अटेम्प्टिंग। चलो ओवर अटेम्प्टिंग तो आई डोंट थिंक मैंने कभी करी है, ओवर अटेम्प्ट तो मैं कभी नहीं करती हूँ। ठीक है, अभी स्टूडेंट आस्क्ड मी मैम व्हाट टू डू, आई डिड अ लॉट ऑफ ओवर अटेम्प्ट। देखो, कैटेगराइज योर क्वेश्चंस, देयर विल बी क्वेश्चंस व्हिच यू विल नो 100%, उसको आप कीजिए। देयर विल बी क्वेश्चंस जिसको आपको पता नहीं होगा कि कौन सी दीवार का कौन सा कंट्री का क्या उठा के पूछ लिया है, एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट इज व्हाट फैक्चुअल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंसेप्चुअल आप कर सकते हो। सो इफ इट इज क्वाइट अ फैक्चुअल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मेरा एग्जांपल ले लो, मेंस में देयर वाज एन वेरी इजी क्वेश्चन, देयर आर सम मिनिस्ट्री का, आई थिंक सोशल जस्टिस का कोई तो मिनिस्टर पूछ लिया था, एंड मैं उस वक्त वो गया फॉग ही हो गया था मेरा माइंड, है ना, हो जाता है ना, ब्लैकआउट हो जाता है, एंड आई वाज नॉट एबल टू रिट्रीव बिकॉज आई वाज कंफ्यूज बिटवीन टू, क्योंकि वो चेंज हुआ था, तो मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया, 2 मार्क्स चले गए थे मेरे। इमेजिन मैं वो 2 मार्क्स ले आती, ठीक है, और 1 नंबर कहीं से ले आती, तो आई वुड हैव बीन गिवन द इंटरव्यू। सो माय पॉइंट इज, ठीक है, माय पॉइंट इज कि अगर वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, ठीक है, लेट्स से 2% 3% ये है, तो वहां पे आप रिस्क नहीं लेंगे, बट लेट्स से यू आर कंफ्यूजन बिटवीन टू, जो मुझे थी, तो मुझे वो करना चाहिए था, ठीक है, तो वहां पे क्या है, आप 2 के बीच में कंफ्यूजन है अगर आपको, तो आप वहां पे थोड़ा सा रिस्क ले, स्पेसिफिकली इन फेज 1। अच्छा, अब ये चीज भी आपको पता होना चाहिए,
ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप फेज 1 करते हो तो आप ज्यादा रिस्क लेना, ठीक है, इन द अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, बट प्लीज फेज 2 में कम से कम रिस्क लेना है आपको, बिकॉज 1 मार्क्स कैन कॉस्ट यू आउट ऑफ द गेम, इवन 0.1 मार्क कैन कॉस्ट यू आउट ऑफ द गेम, बट इन फेज 1 यू कैन टेक अ लिटिल मोर रिस्क। इन लिटिल मोर रिस्क का मतलब ये नहीं है कि कुछ अता पता नहीं कि आपने अटेम्प्ट कर दिया। लिटिल मोर रिस्क मतलब इफ यू डोंट नो एनीथिंग, don't attempt it. If you know, obviously you are going to attempt it. If you know 50-50, let's say there are 5 options and you are aware that 2 options are incorrect, rest 3 और options are there, तो आप क्या करें, उसको मार्क फॉर रिव्यू करोगे। आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको करना है, आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे। दैट मीन्स यू शुड अटेम्प्ट योर पेपर, यू शुड अटेम्प्ट योर पेपर इन 2, उसमें कि सबसे पहले जो आता है वो कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अभी आप देखना कि मेरे ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं, लेट्स से देयर आर 40 क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप प्रीवियस कट ऑफ देखना, एक सेकंड में देख ही लेती हूँ, बट वो मिलेगा क्या? हाँ मिल जाएगा। आप ये देखो, एक सेकेंड, आई थिंक मेरा ही निकाल लेना चाहिए मुझे। ये हो क्यों नहीं रहा है? हाँ, सो देखो, इफ देर आर 22.5 और 24, लेट्स से मैक्स टू मैक्स, ठीक है, लेट्स से आपको यहाँ पे 25 टारगेट कर रहे हो, किसमें? ईएसआई में या एनईआरडी में, ठीक है, ईएसआई एनईआरडी में, ठीक है। लेट्स से यू आर टारगेटिंग 25 आउट ऑफ 40 एंड इन बोथ ईएसआई एंड एनईआरडी, तो आप देखेंगे दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव अटेम्प्टेड इट। सपोज यू हैव जस्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस, दैट मींस आउट ऑफ दोस 40 क्वेश्चंस यू नीड टू टेक मोर रिस्क, बिकॉज आपका कट ऑफ अराउंड 23 to 25 रहेगा। और अगर आप 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेट्स से 1-2% गलत भी हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? इट मीन्स आपको 40 में से, ठीक है, 40 में से इट मीन्स आपको विद इन द रेंज ऑफ 30 to 35 आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है, एंड दैट टू विद सम सॉर्ट ऑफ एक्यूरेसी, सो दैट यू आर एबल टू गेट एटलीस्ट, अगर थोड़े बहुत आपके गलत होते हैं तो आपको ये मार्क्स मिल जाए। और मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है नाबार्ड का कि कभी कभी एआरडी बहुत डिफिकल्ट आता है तो ईएसआई इजी आता है, और अगर एआरडी इजी आता है तो ईएसआई टफ आता है। थोड़ा सा जो है यहाँ पे वो बैलेंस बना के चलते हैं, तो इसका जो कट ऑफ है वो थोड़ा अब आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाते हो, कई बार ईएसआई का एआरडी थोड़ा टफ हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, आई विटनेस्ड इट। सो आई मीन टू से दैट व्हेनेवर हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है, आपको सेकंड चीज लेना चाहिए कि ठीक है, मुझे सेकंड टाइम में ये इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो क्वेश्चंस करने चाहिए। सो देखो, अटेम्प्टिंग इज आल्सो एन आर्ट, कि लेट्स से आप पहले सारे क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो आप सारे क्वेश्चंस एक बार देखना। ऐसा नहीं है कि आपने ईएसआई का पेपर तो देख लिया, एआरडी का नहीं देखा। यू शुड बी अवेयर कि कितना कौन सा क्या टफ है, यू शुड बी अवेयर कि मुझे कितना टाइम डिवोट करना है, ईएसआई पे कितना टाइम डिवोट करना है, एआरडी पे कई बार टाइम रन हो जाता है एंड वो चीज भी नहीं हो पाती। सो और मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, इसका जो एक ऑब्जेक्टिव में जो एक चीज आपको फॉलो करनी है वो है रिविजन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। रिविजन इज द की एंड यू विल बी एबल टू रिवाइव those or retrieve that information only and only when you will revise your objective, and that's how your objective will be strong, and that's how your objective will be strong when you will do the government schemes, ठीक है। चलिए, now let's come to the next point is take descriptive and, ठीक है, देखो अब मैंने यहाँ पे बता दिया, स्कीम्स का रिवीजन भी बता दिया, विद दैट ऑब्जेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने स्कीम्स का रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीआईबी, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहता है, पीआईबी में तो देखो 50 स्कीम्स आती है। देखो अगर आप इस मंथ में पीआईबी की 50 स्कीम्स करोगे, ठीक है, एंड इफ यू पिक द नेक्स्ट मंथ और द प्रीवियस मंथ, वो 50 आपकी 20 या 15 स्कीम्स में ही हो जाएगी, बिकॉज दो स्कीम्स आर रिपीटिंग इन द सेम मंथ, तो आपको 10-15 नई स्कीम्स मिलेगी। अगर आपने एक महीने पे बहुत सारी मेहनत कर ली तो नेक्स्ट मंथ पे आपको वो स्कीम्स और भी कम मिलेगी। और यू कैन डू मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स की आपको पीडीएफ बनाई जा रही है, बट उसमें भी आप ये देखोगे जो पीआईबी में आई हुई है वही आपको अच्छे से रटनी है, ठीक है। एंड attempt MCQs as much as you can, ठीक है, attempt MCQs as much as you can for both phase 1 and both phase 2, because तभी आपको चीजें जो है वो लर्न रहेंगी, ठीक है। सो take descriptive very seriously. Now this was something for जिसका ऑब्जेक्टिव वीक होता है, what if किसका डिस्क्रिप्टिव वीक हो, तो क्या करना है, देखो आपको अपने डिस्क्रिप्टिव, जब तक कि मैंने हमेशा ये बात बोली है, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं रिलीज होता, प्लीज 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 फोकस ऑन योर डिस्क्रिप्टिव, प्लीज प्लीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, नो मैटर आपका ऑब्जेक्टिव कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, डिस्क्रिप्टिव
जो है आपको अच्छे से करना पड़ेगा। 150 मार्क्स का आता है इंक्लूडिंग इंग्लिश। अच्छा, एक और जो है बच्चों को डाउट रहता है कि मैम आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का क्यों नहीं बता रहे हैं। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो एसेज आते हैं, राइट, देखो एक लेटर आएगा, एक प्रेस आएगा, ठीक है। इंग्लिश में जो ऐसे आता है, दैट इज inclined towards Nabat topics only. One would be in general topic, one would be agriculture, और sometimes two agriculture topics आते हैं, one would be ESI topic. तो when you don't have the content, what would you write? So first of all you need to have content, and content कहाँ से आएगा? जब आप ESI और ARD की प्रिपरेशन करेंगे। तो जब आप ESI ARD की प्रिपरेशन करेंगे with that writing skills, ठीक है, you do write and everything, you read the content, you will be able to write essay also. The only difference is that you have to change the formatting. For example, you have to write paragraph based. For example, there should be body intro, body and conclusion. For example, there should be connecting dots. You have to include a lot of schemes. ये कभी भी हो जाता है, but उसके लिए आपको first of all content पता होना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा अगर आपको बहुत सारी ये देखना है कि मैम डिस्क्रिप्टिव कहाँ से करें, there are 3 to 4 videos regarding the descriptive. Please go and watch that. So you have to take descriptive very seriously. अभी से, आज से ही जो है लिखना स्टार्ट कर दीजिए। टेक द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आस्क, गिव द वेरियस पैरामीटर्स कि दिस इज एन अबाउट एग्जामिनेशन। डोंट थिंक दैट यू हैव टू एक प्रोफेसर लेवल का आंसर आप चेक कर रहे हो। एआई को बोलो ये चीज कि दीज आर द पैरामीटर्स, ठीक है, कि भाई इसमें क्या गवर्नमेंट स्कीम्स इंक्लूड है। थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर भी चेक करो, हैव अ रिटन प्रॉपर आंसर, व्हाट वुड यू ऐड इन दैट, तो वो आपको अच्छे से करके देगी। टेक दैट एंड राइट दैट, ठीक है। स्कीम्स का रिवीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड इनफैक्ट मैं डायनेमिक प्लस स्टैटिक एस्पेक्ट भी बता चुकी हूँ। तो कि आप यू हैव टू रिलेट बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक एस्पेक्ट, ठीक है। और एग्रीकल्चर स्टैटिक, क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्रीकल्चर स्टैटिक को भी मत भूलना, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टैटिक, क्योंकि कई बार एग्रीकल्चर स्टैटिक से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्पेसिफिकली इन फेज 2, इट बिकम्स डिफिकल्ट व्हिच कैन इन द ऑब्जेक्टिव व्हिच कैन बी योर वीकनेस आल्सो, ठीक है। सो आई पर्सनली बिलीव दैट मेक योर स्ट्रेंथ्स लाइक मी, मैंने डिस्क्रिप्टिव को स्ट्रॉन्ग किया। आपके जो वीकनेस है ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है, आपको स्कीम्स करने की जरूरत है, वो आप कीजिए। डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, ठीक है, एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस और डिस्क्रिप्टिव की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यही चीज है जो आप मुझसे सीख सकते हैं। और उसके अलावा तो मैं आपको बता सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल नोट मेकिंग कैसे करना है। अच्छा, एक जो गलतियां मैंने करी थी, ठीक है, मैं आपको एक रैंडमली बता देती हूँ फटाफट से कि स्टार्टिंग के इनिशियल, ठीक है, अगर मैं बिल्कुल लास्ट टाइम की बात करूंगी 2 अटेम्प्ट्स की, तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं बताने के लिए, बट हमेशा याद रखना, मैं जब मैं फर्स्ट टाइम लिख रही थी तो मैंने सारी चीजें कर ली थी। फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्कीम्स करने लगी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं होता था, तो मैंने क्या करा था, सारी स्कीम्स कर ली, सारी स्कीम्स के नोट्स बना लिए, ठीक है, सारे फैक्ट्स रट लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि इफ यू डू 100 फैक्ट्स, एग्जाम में वो आ नहीं रहा है, इफ यू डू लेट्स से 70 फैक्ट्स, एग्जाम में आ रही है 60, तो इट्स दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ना। सो डोंट फोकस ऑन डूइंग द 100% ऑफ द स्टफ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इसलिए मैंने बोला है कि आप एक बार स्कीम्स को पढ़ लीजिए जो भी आपको पढ़ाई गई है इन द कोर्स, उसके बाद जो पीआईबी में आई है, या फिर जो अशोक सर टॉप 100 क्वेश्चंस बनाते हैं, या फिर जो मैंने अभी गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस बनाए हैं, पीआईबी बेस्ड मंथली बेस्ड क्वेश्चंस हैं दैट आर अपलोडेड इन आवर, है ना, कोर्स। मंथली बेस्ड पीआईबी एमसीक्यूज ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स आर देयर, दे आर टॉप लेवल क्वेश्चंस फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2, इट विल हेल्प। सो उसमें क्या करना है, आपको हर चीज क्रैम नहीं करनी है, हर चीज रटनी नहीं है। तो ये मिस्टेक मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल की थी। सेकंड मिस्टेक जो मैं बताऊंगी, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने करी थी, या सेकंड टाइम में ये बोलूंगी कि आप देखो, बच्चे क्या सोचते हैं कि या तो हमें नोट्स बनाने हैं या हमें नहीं बनाने हैं। ऐसा नहीं होता है। देयर शैल बी अ मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज कि आप किस चीज के नोट्स बना रहे हैं, किस चीज के नोट्स नहीं बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम्स, दे आर टू बल्कि। आप फर्स्ट गो में 3 गो में, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप 3 गो में नोट्स बना ही नहीं सकते, दे आर टू बल्कि। आप नोट्स बनाने लग जाओगे, आप 3 किताब छाप दोगे। 100-150 स्कीम्स के आप क्या नोट्स बनाओगे? तो करना क्या है मैम, आराम से पीडीएफ पढ़ो 3-4 बार, उसके बाद मेक माइंड मैप्स। और मैंने 50 बार बताया है कि कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के माइंड मैप बनाने हैं। कि एक मान लो दिस इज A4 साइज पेपर, ऑन द रजिस्टर यू राइट इट, ईयर, एलोकेशन, सम कंपोनेंट्स, ओके, बस इतने में वो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स खत्म होनी चाहिए, अनटिल अनलेस अगर वो आपको सारी चीज नहीं लिखनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वैसे उसके माइंड मैप्स बनाने हैं, तो हर चीज के नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे एआरडी स्टैटिक है, एआरडी स्टैटिक में कुछ चीजें जो होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है, आप उसको क्या करो, हाईलाइट कर लो। तो आपको अपना काम करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीआईबी के मैं सिलेक्टिव नोट्स बनाती थी जो फैक्चुअल होते हैं, जो थोड़े से
ज्यादा फैक्चुअल होते हैं, जैसे परसेंटेजेस, द वेरी फैक्ट्स. अदरवाइज आई वुड नॉट मेक इट नोट्स, आई वुड जस्ट डाउनलोड इट इन माई सिस्टम, आई विल हाईलाइट इट, देन आई, फिर जब मैं फॉर थर्ड फोर्थ रीडिंग लेती थी तो उस वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिख देती थी और मैं देखती थी कि मुझे क्या आता है, फिर लास्ट मिनट में मैं वही रिवाइज करती थी. और आई वुड सॉल्व पीआईबी एमसीक्यूज मंथली जो मैम प्रोवाइड करती है, उससे आपका पूरा रिवाइज हो जाता है. सो इट मीन्स अब ये देखो बातें कहाँ घूम रही है, बातें कहाँ घूम रही है. वन इज नोट्स मेकिंग, 100% नोट्स मेकिंग भी नहीं करना है, यू शुड सेव योर टाइम. एंड बातें कहाँ घूम रही है, रिविजन की, रिविजन कैसे करनी है. तो हाँ, ये चीज है. और तो कुछ होगा तो आपको अलग अलग वीडियोस में बता देंगे, बाकी तो यही चीज है. सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो. एंड कुछ और पूछना है तो आप ऐसा करना, कमेंट्स में कर देना. एक बच्चे ने मुझसे एक चीज और पूछी थी कि अभी फेज 1 पे क्या ध्यान देना है. मैं वैसे तो बहुत बार बता चुकी हूँ. फेज 1 पे वही आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, पीआईबी रिपोर्ट्स, ठीक है, एआरडी स्टैटिक रिपोर्ट्स का, वैसे अभी आपका जो यूट्यूब पे सीरीज चल रहा है नबार्ड रिलेटेड रिपोर्ट्स का, ठीक है. देन यू कैन ऐड बजट आल्सो इन दिस, देन गवर्नमेंट स्कीम्स, पीआईबी एंड एआरडी स्टैटिक. दीज आर द मोस्ट 3 थिंग्स, राइट. एंड डिस्क्रिप्टिवली प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट टिल द नोटिफिकेशन इज आउट, ठीक है. तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू लाइक दिस सेशन. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज जो आपको लगता है कि अरे मैम को ये बताना चाहिए था या मैं भूल गई हूँ, आप कमेंट्स में लिख दो. आई विल डेफिनेटली आस्क द टीम टू रिप्लाई. मेरे साथ मतलब मेरे से ही आएगा वो रिप्लाई. सो थैंक यू सो मच. सीजीबी मेंटोर सोनिका.